हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम विक्रम बेताल की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे एपिसोड हम आपको सुना चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो लास्ट स्टोरी सुनाई थी वो है कुसुम देवता की, जिसमें जो की कहानी है राजा अनंत वर्मा की, जो कि वैजनपुर नामक राज्य के राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था और वो वृद्ध होते जा रहे थे, जिन्हें परेशानी थी, चिंता थी कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। इसी बीच उन्हें एक पुष्प की प्राप्ति होती है। वह आकाश के जरिए उन्हें प्राप्त हुआ था। वह उसके बारे में सोचने लगते हैं और जानते हैं कि ये पुष्प एक चमत्कारी पुष्प है। आइए जानते हैं हम इस कहानी के बारे में और समझते हैं। आइए जानिए आज का ये नया एपिसोड और हमारे इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। अगले दिन सुबह राजा अनंत वर्मा ने राजपुरोहित को बुलवाया और उन्हें यह फूल दिखाया। सारी बातें सुनने के बाद राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यह फूल तो स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं का है, जिसका नाम अमृतवर्धिनी है। इसका उपयोग आयुर्वेद के महान ज्ञाताओं द्वारा किया जाता है। उनके मतानुसार यदि कोई युवक या युवती भगवान की पूजा करने के पश्चात इसको सूंघेगा और अपना यौवन किसी वृद्ध व्यक्ति को देने की कामना करेगा, तो यह फूल उस वृद्ध व्यक्ति को फिर से युवक बना देगा। किंतु इसके प्रयोग से केवल एक ही वृद्ध व्यक्ति युवक बन सकता है। अतः जो मनुष्य इस फूल को प्राप्त करेगा वह अत्यंत भाग्यशाली होगा। राजपुरोहित के इस कथन को सुनकर राजा अनंत वर्मा अति प्रसन्न हुए। उसने सोचा, शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, तभी तो यह दुर्लभ फूल मुझे प्राप्त हुआ। अब इस फूल की सहायता से मैं फिर से युवा बन जाऊंगा और पुत्र रत्न को प्राप्त कर लूंगा। यह सोचकर वह चंद्रगुप्त से बोले, चंद्रगुप्त, सारे राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी युवक स्वेच्छा से अपना यौवन राजा अनंत वर्मा को अर्पित करेगा, उसको आधा राज्य एवं अन्य बहुमूल्य उपहार पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। चंद्रगुप्त जानता था कि राजा अनंत वर्मा यह सब अपने पुत्र की अभिलाषा में कर रहे हैं। उसने राजा की आज्ञा का पालन किया और समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी। एक सप्ताह बाद चंद्रगुप्त कुछ सैनिकों के साथ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में गए। वहां उसने एक मंदिर के निकट दो भिखारियों को बैठे देखा। उसमें से एक भिखारी अंधा था और दूसरा त्वचा के किसी रोग से पीड़ित था। चंद्रगुप्त उनके समीप गया और बोला, कुछ दिन पहले सारे राज्य में एक घोषणा की गई थी, क्या तुम दोनों उसके विषय में जानते हो? राजा ने घोषणा करवाई है कि जो भी व्यक्ति उसे अपना यौवन देगा, उसको पुरस्कार के रूप में आधा राज्य एवं अन्य उपहार दिए जाएंगे। मेरे विचार से तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे तुम दोनों की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और तुम दोनों अपना शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकोगे। चंद्रगुप्त के इस प्रस्ताव को दोनों भिखारियों में से किसी ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। वे मौन बैठे रहे। उनके इस व्यवहार को देखकर चंद्रगुप्त को बहुत क्रोध आया। वह क्रोधित स्वर में बोला, मूर्खो, राजा तुम्हें आधा राज्य दे रहे हैं और तुम उसे भी लेना नहीं चाहते। इस पर अंधे भिखारी ने उत्तर दिया, मैं तो अंधा हूँ, कुछ भी देखने में असमर्थ हूँ। मेरे लिए आधा राज्य क्या और पूरा राज्य क्या?
जिस वस्तु का मैं भोग नहीं कर सकता वह वस्तु मेरे किस काम की। अतः मैं आधा राज्य नहीं पाना चाहता, क्योंकि अपनी नेत्रहीनता के कारण मैं उसका सुख तो भोग नहीं पाऊंगा। इसके बाद दूसरा भिखारी बोला, महाशय, मैं अपना यौवन महाराज को दे भी देता, किंतु यौवन देखकर वृद्ध होने के पश्चात मैं अपने जीवन का क्या सुख उठाऊंगा। मैं तो पहले से ही त्वचा के रोग से पीड़ित हूँ। ऐसी अवस्था में वृद्ध अवस्था तो और भी कष्ट पहुंचाएगी, सो मेरे लिए इतना कष्ट झेलना असंभव होगा। चंद्रगुप्त ने जब दोनों भिखारियों के उत्तर सुने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने दोनों भिखारियों को लताड़ते हुए कहा, मूर्खो, तुम भिखारी हो और अपनी मूर्खता के कारण सदा भिखारी ही बने रहोगे। साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और तुम की अपनी मूर्खता के कारण उसे ठुकरा रहे हो। ऐसा अवसर रोज रोज नहीं आते। चंद्रगुप्त की बात सुनकर वे दोनों भिखारी बोले, क्षमा करें, आपके परिवार में भी तो कोई युवा होगा। आप अपने परिवार के उस युवा सदस्य से क्यों नहीं कहते कि वह महाराज को अपना यौवन दे दे। भिखारियों की दृढ़ता देखकर चंद्रगुप्त क्रोध से कांपने लगा, किंतु फिर भी किसी तरह सभ्य को नियंत्रित कर वहां से चला गया। उसने बहुत कोशिश की, किंतु उसे कहीं भी कोई ऐसा युवा व्यक्ति नहीं मिला जो राजा को अपना यौवन देने के लिए इच्छुक था। अंत में थक हार कर खिन्न मन से चंद्रगुप्त वापस लौट आया। जब चंद्रगुप्त राजमहल में पहुंचा, उस समय राजा अनंत वर्मा राज्यसभा में व्यस्त थे। वह राम सिंह नामक खूंखार डाकू के मामले की सुनवाई कर रहे थे। राम सिंह 20 वर्ष का एक सजीला नवयुवक था। वह राजा से कह रहा था, महाराज, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने तो उन लोगों को लूटा जो खुद लुटेरे थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार का जाल पूरे राज्य में फैलाया हुआ था और भोली भाली प्रजा को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। उस लूट के धन में से मैंने हमेशा अपने लिए केवल थोड़ा सा भाग बचाया तथा शेष भाग गरीबों, बेसहारा लोगों एवं जरूरतमंदों में बांट दिया। इसके अतिरिक्त मैंने न तो कभी किसी स्त्री को लूटा और न ही उसका अनादर या अपमान किया। इतना ही नहीं, मैंने कभी किसी की हत्या भी नहीं की कि राम सिंह को दंड दे या नहीं। अभी वह सोच ही रहे थे कि चंद्रगुप्त ने धीरे से आकर उनके कान में कहा, महाराज, मैंने पूरे राज्य छान मारा है, किंतु मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपना यौवन आपको सौंपने के लिए तैयार हो। यहाँ तक कि भिखारियों ने भी मना कर दिया। मेरे मन में इस डाकू राम सिंह को देखकर थोड़ी आशा जागी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने तरीके से इससे बात करूं। हो सकता है प्राणदान के बदले यह डाकू आपको अपना यौवन समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। तो बताइए, कैसी रही आज की कहानी? क्या होगा आगे? क्या राजन को नया यौवन प्राप्त होगा? क्या होगा डाकू राम सिंह का? क्या डाकू राम सिंह मान जाएगा अपना यौवन देने के लिए? क्या होगा और कौन देगा राजा को यौवन? भाई, ये सब जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड सुनना ही होगा। कहते भी है ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। भाई, आगे जो भी होगा इस कहानी में वो तो हम अगले एपिसोड में ही जानेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।